आज आपने पुल मांगा, कोई मांगेगा ढलान हो जाए, कोई कुछ 10 कले हो जाए, ट्यूबवेल हो जाए, हम सब कहीं इसी में भूल जाते हैं। कभी कभी कोई आदमी कह देता है कि 10 हमको ट्यूबवेल दे देंगे, तो वोट जाके उसी को शायद दे देते हैं। या कोई कहता है कि नहीं आपको हम 500 रुपया दे देंगे, वोट उसी को दे देते हैं। तो इसीलिए हम सबको समझना है कि ये सब परिणाम है, व्यवस्था का परिणाम है, अधिकार का परिणाम है। इसीलिए हम सबको व्यवस्था और अधिकार को कम आकलन नहीं करना है। ये नहीं कहना कि व्यवस्था और अधिकार से क्या लेना देना है, हमारे घर में ट्यूबवेल हो गया, हमारा अपना घर बन गया, हमारे घर के आगे ढलान हो गया, ये नहीं सोचना है, क्योंकि ये व्यवस्था से ही सारी चीज आती है। और आज जो व्यवस्था है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, जो भी कुछ हमें मिल रहा है उस व्यवस्था के मातहत मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है उस व्यवस्था के मातहत मिल रहा है। और वह व्यवस्था आज शायद संकट में है। तो हम इसलिए ये बात उठाना चाहते, कहीं हम पुल मांगते मांगते, नहर मांगते मांगते ये न भूल जाए कि हमें जो अधिकार प्राप्त है, जो संविधान मिला है, जो संवैधानिक अधिकार मिला है, जो व्यवस्था मिला है, वही हाथ से गायब हो जाए, ये न कहीं हो जाए। इसलिए सचेत होना, जागृत होना जरूरी है। क्योंकि आपको बहलाने वाले बहुत लोग आ गए। आज तक अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम सब प्रयोग होते रहे। 2004 साल 2007 साल में भी क्रांति हुई, पूरे मधेश में क्रांति हुई, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने जान दिया, फिर भी अधिकार नहीं मिला। बार बार आंदोलन होता रहा, 46 साल में भी हुआ, 62 साल में भी हुआ, लेकिन पहली बार, हम कहेंगे पहली बार मधेसी अपने अधिकार के लिए 62 साल में ही जागा, उससे पहले नहीं। और वही 62 साल में मधेसियों जागा तो आज अपना प्रदेश सरकार है, आज अपनी भूमि है, जिसको हम कह सकते हैं ये मधेश है, और हम वहां के बाशिंदा मधेसी है। वही आंदोलन है जिसके बदौलत हमें पहचान मिली है कि हम कहते हैं मधेसी है, धोती कुर्ता लगाने पे गौरव कर सकते हैं। तो ये आंदोलन और व्यवस्था का देन है, वही संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का देन है, जो इस देश में पहली बार कोई मधेसी का औलाद देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पे जा सका, राष्ट्रपति कोई मधेसी बन सका, वो गणतांत्रिक व्यवस्था का देन है। नहीं तो 250 वर्ष में कौन सा मधेसी प्रधानमंत्री बन गया या शीर्ष पद पे चला गया? वो गणतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें ये कहा जाता है, हम माता बहन के लिए भी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है जनता का बेटा ही, बेटी ही देश के सर्वोच्च पद पे जाना, वहां का राष्ट्रपति या राजा जो कहिए बनना, उसको गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। वो गणतंत्र का देन है, कोई राजतंत्र का देन नहीं, इससे पहले की व्यवस्था का देन नहीं है। और वही व्यवस्था है जो मधेसी का बेटा राष्ट्रपति भी हुए, उपराष्ट्रपति भी इस देश पे हुए, नहीं तो कभी वो संभव नहीं था। और आज भी, कल के दिन में भी वो अगर संभव होगा तो गणतांत्रिक व्यवस्था से ही संभव होगा। इसीलिए उसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। ये बात, ये मत सोचिएगा कोई कह देता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई कह देता है भाई इससे पहले तो राजा ही ठीक था, राजा ही आ जाएगा तो ठीक रहेगा। भाई उसके लिए तो राजा ठीक रहेगा, हमारे लिए कैसे ठीक था? हमारे लिए तो रहेगा, जब सिमरौनगढ़ का राजा रहता तब ठीक था, लेकिन वो तो सिमरौनगढ़ का राजा नहीं, वो तो बाहर का राजा है, जो हम पे राज करता रहा, हमसे लगान उठाता रहा, हमारी जमीन हड़पता रहा, तो वो राजा कैसे ठीक हो गया? उससे अच्छा तो हुआ कि गणतांत्रिक व्यवस्था ठीक होगा, जहां एक मधेसी, एक दलित भी जाके देश के राष्ट्रपति बन सकता है। इसीलिए हम सबको गणतांत्रिक व्यवस्था चाहिए, उस पर कोई खतरा हम सब मोल नहीं ले सकते। ये बात। दूसरी बात है संघीय व्यवस्था। आजकल शासक वर्ग ऐसे भाष्य बनाने में लगे हैं कि संघीयता तो खराब है, संघीयता बहुत खर्चालू है, प्रदेश सरकार क्यों चाहिए, ऐसे किस्म के भाष्य बनाते हैं। तो मैं माता बहन के समझने के लिए भी खाली एकदम साधारण भाषा में कहना चाहता हूं कि अगर आपको 5 किलो चावल खरीदना है, उसके लिए सिंह दरबार जाना ठीक है कि वो चावल अपने गांव में मिल जाएगा, वो ठीक है? सीधी सी बात है ना। 5 किलो चावल खरीदने के लिए अगर आपको सिंह दरबार जाना पड़ता है, वो व्यवस्था ठीक कभी नहीं हो सकता। जबकि 5 किलो चावल आप अपने चौक पे खरीद सकते हैं, वो व्यवस्था ठीक है।
संहिता वही है कि हमको सिंह दरबार जाने की जरूरत नहीं है, वही संहिता की व्यवस्था है। तो आज आप मुख्यमंत्री जी से ये कह सके ये पुल क्यों नहीं बना, और वो मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व बनता है वो पुल बनाए। ये संहिता का देन है, ये संहिता का देन है कि आज अपनी भाषा में आप बात कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री से अपनी भाषा में आप अपनी दुख पीड़ा सुना सकते हैं, अपनी भाषा में आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये अपनी भाषा में मंत्री से बात कर सकते हैं। नहीं तो क्या था पहले की व्यवस्था में, अदालत में भी हाजिर होते थे तो आपको नेपाली नहीं आने पे भी जबरदस्ती नेपाली में बोलना पड़ता था, बयान देना पड़ता था। लेकिन वो संहिता की बदौलत है कि आज अपनी भाषा में हम सब कामकाज कर सकते हैं, सरकारी कामकाज कर सकते हैं, अपनी भाषा में अपनी दुख पीड़ा सुना सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। वो संहिता का देन है, और संहिता का देन है तो हम सबको अब पुल मांगने के लिए, सड़क मांगने के लिए सिंह दरबार में जाना नहीं पड़ता है, जहाँ पर चेहरा देखकर ही हम सबको एंट्री जाने ही नहीं देता था। अब हम सब जनकपुर में जाके मुख्यमंत्री कार्यालय को घेर के भी यहाँ से अपना अधिकार हक छीन सकते हैं, मांग सकते हैं। वो संहिता का देन है। इसीलिए अगर कोई आदमी बाहर में कहता है कि नहीं संहिता तो खराब है, उसके लिए खराब है, क्योंकि वो होलसेलर व्यापारी सब सिंह दरबार में बैठा है। पहले तो वहां पे सब कुछ लेके जाना पड़ता था, अब तो वहां नहीं जाते तो बौखलाया हुआ है। वो तो कहता है अब तो मेरा तो बिक ही नहीं रहा, अब तो जनकपुरे से काम हो जाता है, अब तो करनाली सुरखेते से काम हो जाता है। कोई सिंह दरबार में खुशामद करने आता नहीं, घूस खिलाने आता नहीं। तो सिंह दरबार वाला हाकिम सब बौखलाया हुआ है कि हमारा तो पावर चला गया सिंह दरबार का, अब तो पावर चला गया जनकपुर में, पावर चला गया सुरखेत में, पावर चला गया विराटनगर में, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। लेकिन हम सबको चुकना नहीं है, क्योंकि संहिता हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, अहम है। उसके लिए ही बड़ा मधेश आंदोलन हुआ था, ये याद रखना। तीसरा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो नेपाल में बहुदलीय लोकतांत्रिक है, लेकिन इस पर भी षड्यंत्र हो रहा है। ये दो पार्टी मिलके ऐसा षड्यंत्र कर रहा है कि यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टी रहे, वही कांग्रेस एमआईएल, जिसको बार बार जिताकर हम सब तो देख लिए, शोषण दमन करने का अलावा कुछ किया नहीं, कोई विकास नहीं, कोई रोजगारी नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये सब जानबूझ के चाहते कि दो पार्टी के अलावा कोई तीसरा पार्टी ही नहीं रहे, ऐसे नियम कानून ऐन बनाना चाहते हैं। अब सोचिए अगर दो पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं रही तो आप अपनी पीड़ा कहीं बता भी नहीं सकते, आपकी पीड़ा कोई संसद में बोलने वाला तक नहीं होगा, वो अवस्था आ जाएगी। इसीलिए हम सबको बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चाहिए, दो पार्टी वाला सिस्टम नहीं चाहिए यहाँ पर जो वो सब हुकूमत करके लाना चाहते हैं। इसलिए हम सबको सजग होना। और कोई भी आदमी आपको कहता है कि नहीं भाई आजकल एक लहर चल रहा है और लहर फैलाया जा रहा है शासक वर्ग के द्वारा कि इससे पहले तो अच्छा व्यवस्था था, राजा वाला व्यवस्था ही अच्छा था, या संहिता नहीं था तो अच्छा ही था। एक बात खाली हिसाब करके उनको कहिए कर लेने के लिए, पिछले 100 बरस में जितना रोड नहीं बना है वो पिछले 7 बरस संहिता आने के बाद बना है इस देश में। 100 बरस का पैसा कहाँ गया? आपके भी गांव घर में देखे होंगे, हर हमेशा कीचड़ ही होता था, कहीं कोई सड़क नहीं था। लेकिन 7 बरस के अंदर संहिता आने के बाद हर एक गली गली में ढलान होने लगा है, हर एक जगह सड़क बनने लगा है। तो वो विकास पहले कहाँ गया था? इसीलिए यही उदाहरण काफी है कहने के लिए पहले की व्यवस्था ठीक नहीं थी। अभी जो है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र वाली व्यवस्था, स्थानीय सरकार वाली व्यवस्था, यही व्यवस्था हम सबको चाहिए, स्पष्ट रहना है और किसी के बहकावे में नहीं पड़ना है। क्योंकि यहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है कि दो पार्टी की व्यवस्था रहे, षड्यंत्र हो रहा है पुराने जैसे हम सबको प्रजा बना दे, हम सबको दास बना दे और सामंती सब वहां पर जाकर सिंह दरबार में सत्ता संचालन करे। ये हम सबके साथ षड्यंत्र हो रहा है। और उतना ही षड्यंत्र नहीं हो रहा है, यहाँ की जो भी बची खुची भूमि है वो सब बांटने का षड्यंत्र हो रहा है, ताकि यहाँ पर कोई भी मधेसी मधेश में भी नहीं जीत सके, वो षड्यंत्र हो रहा है। हमारे यहाँ भी भूमिहीन है, दलित के पास कोई भूमि नहीं है, मुस्लिम के पास कोई भूमि नहीं है, मुसहर के पास कोई भूमि नहीं है, लेकिन उनको भूमि कभी नहीं दिया जाता है। और सुकुम्बासी के नाम पर पहाड़ से लाखों लाख लोगों को बुला के यहाँ पर भूमि बांटने का षड्यंत्र हो रहा है। और पिछली बार 35 लाख लोगों को भूमि बांटने का षड्यंत्र हो, समझिए 35 लाख लोगों को लालपुरजा यहाँ पर पहाड़ियों को लाके दिया गया। यहाँ पर कौन मधेसी कहाँ पर जीतेगा? वो अवस्था आने वाला है। इस तरह का षड्यंत्र हम सबके साथ किया जा रहा है।
आज ही आप सब कभी कभी कहते हैं कि रिंकू सदा की घटना हो गया, आप न्याय दिलाइए। तो न्याय कैसे दिलाएंगे जब प्रहरी प्रदेश के पास है ही नहीं। प्रहरी अगर प्रदेश के पास रहता तब न जाके जो आदमी वहां पर गलत किया उसको पकड़ा जा सकता था, लेकिन प्रहरी देगा नहीं और दोष देगा प्रदेश सरकार को, दोष देगा मधेश को। इसीलिए कहते हैं हम सबको पास प्रदेश के पास प्रहरी होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए, ताकि हम सब अपना विकास खुद कर सके, हम सब अपनी सुरक्षा खुद कर सके। उसके लिए वो अधिकार पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सार संक्षेप में एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम सबको जागृत रहना है, सचेत रहना है कि व्यवस्था पे कोई संकट ना आए, और जो भी संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है उस पर कोई संकट ना आए, प्रदेश पे कोई संकट ना आए। जो अधिकार मिला है वो न छीना जाए, समानुपातिक समावेशिता जो मिला है वो न छीना जाए। इसके लिए हम सबको हर हमेशा जागृत होकर रहना है, ताकि वो अधिकार हमसे नहीं छीना जाए, बल्कि हम सब और अधिकार लेने के लिए कोशिश करें, नौ लोग गणतंत्र लाने के लिए कोशिश करें, ताकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो जो अपना काम अच्छा से कर सके और समानुपातिक समावेशिता हो, उसके लिए काम कर सके। ज्यादा अधिकार मिले प्रदेश सरकार को, पुलिस मिले, अन्य अधिकार सब मिले, उसके लिए हम सबको काम करना है। तो जैसे भूमि संबंधी अधिकार प्रदेश सरकार को मिले, ताकि प्रदेश सरकार यहाँ पर जिसके पास मधेश में भूमि नहीं उसको भूमि देकर बांट सके, उसके लिए काम कर सके, ये अधिकार और मिले। इसके लिए हम सबको आंदोलित रहना है। इसीलिए मैं आप सबसे आज इस सभा में यही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सबको थकना नहीं है, हारना नहीं है, सोना भी नहीं है, हर हमेशा जागृत होकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए खड़ा रहना है और अधिकार मांगना है, ताकि हम अपना विकास और सुरक्षा स्वयं कर सके। इसके लिए हर हमेशा जागृत रहना है, यही मैं कहना चाहता हूं। और आज जो पार्टी प्रवेश किए उन सभी को मैं पुनः शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। आप सबने बहुत ही सही निर्णय लिया, क्योंकि जनमत पार्टी ही मधेश का भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सबने सही चयन किया और मैं पुनः आप सबको उमेश जी लगाए सभी साथियों को पुनः एक बार बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।